जय हिंद साथियों। तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग ध्वनि वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे। मैंने आपको लास्ट क्लास में ध्वनि के बारे में बहुत कुछ बताया था और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और बहुत अच्छे प्रकार से आप नोट्स को बना रहे होंगे। आपको पीडीएफ बराबर रूप में मिल रही होगी। देखिए साथियों, आज मैं आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा। प्रॉब्लम ये है कि आज कोई स्टूडियो को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से कुछ कमेंट मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। कुछ क्या, कमेंट की सुविधा मेरे पास नहीं है, सामने कोई भी लैपटॉप मेरे पास नहीं है, तो मैं आपके कमेंट को नहीं पढ़ पाऊँगा। आप बस अपनी नज़रों को स्क्रीन पर रखना और आप इस चैप्टर का आनंद लेना और अपन कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, क्योंकि कल चैप्टर शुरू किया था, आज अपन ख़त्म कर देंगे। फिर अपन कोशिश करेंगे कि आज ये अपन नया चैप्टर शुरू भी कर दें। तो अपन समय ख़राब नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे की बातों पर आते हैं। देखिए साथियों, कल हम लोगों ने ध्वनि के गुण पढ़े थे। कल हम लोगों ने क्या पढ़े थे? ध्वनि के गुण पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि कुछ इस प्रकार से अपनी तरंग होती है, कुछ इस प्रकार से अपनी तरंग होती है, अपने पास इस प्रकार की तरंग होती है। अगर मैं मान लूँ कि ये तरंग यहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी दूरी तय करती है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? लैम्डा बोलता हूँ। उसको मैं क्या बोलता हूँ? उसको मैं लैम्डा बोलता हूँ। अर्थात ये क्या कहलाएगा? ये तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ कहलाएगा। अब आपको पता होगा इस तरंग को, आपको पता होगा इस तरंग को यहाँ से यहाँ तक आने में, जैसे सपोज करो कि मैं अभी यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं चल करके यहाँ आ जाता हूँ तो मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ तो क्या मेरे यहाँ से यहाँ आने में कुछ समय खर्च हुआ है क्या? आप कहोगे हाँ बिल्कुल समय खर्च हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम बिना समय खर्च किए एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। इसका मतलब यही हुआ कि ये तरंग अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, ये तरंग अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है तो उसको कुछ समय तो लगता ही होगा। उस समय को अपन क्या बोलते हैं? उस समय को अपन बोलते हैं टी। अर्थात इसको यहाँ तक आने में समय कितना लगता है? टी लगता है। अब एक बार गौर करिएगा, इसको मैंने तरंगदैर्घ्य बताया और ये अपने पास होता है आवर्तकाल। इसको अपन हिंदी में आवर्तकाल बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। एक बार गौर करना, अगर मैं और आगे ले जाऊँ आपको, एक बार गौर करना कि आपने अक्सर देखा होगा कि ये तरंग कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। इसका मतलब जब कोई तरंग माध्य स्थिति से कभी ऊपर कभी नीचे आए, जब कोई भी तरंग माध्य स्थिति से कभी ऊपर और कभी नीचे आए, इस बात को, इस चीज़ को अपन क्या कहते हैं? इस चीज़ को अपन बोलते हैं आयाम। अर्थात इसको अपन क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब एक बार गौर करिएगा, मैंने आपको केवल इतनी ही बातें नहीं बताई थी। मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई तरंग जाती है तो वो एक सेकंड में कितनी बार कंपन करती है। जैसे यहाँ पर देखो कि एक बार ही कंपन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एक बार ही कंपन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ एक बार कंपन हो रहा है, तो ये कंपन कितने सेकंड में हो रहा है? अपन हमेशा ये देखते हैं कि एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं। एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं वह उसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो मैंने आपको कल एक शब्द बताया था, आवृत्ति, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है? एकांक समय में उत्पन्न कंपन। एकांक समय में उत्पन्न कंपन क्या कहलाएंगे? एकांक समय में उत्पन्न कंपन क्या कहलाएंगे साथियों? एकांक समय में उत्पन्न कंपन क्या कहलाएंगे? एकांक समय में उत्पन्न कंपन क्या कहलाएगा? आवृत्ति कहलाएगा। एक बार गौर करिएगा कि सपोज करो कि मेरे पास इस प्रकार से तरंग जा रही है, इस प्रकार से तरंग जा रही है। अब एक बार गौर करना कि ये यहाँ से यहाँ तक आने में पहले वाली तरंग एक सेकंड में एक बार कंपन करती है। पहले वाली तरंग एक सेकंड में एक ही बार कंपन कर रही थी, लेकिन ये वाली देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब लगभग 6 बार कंपन कर रही है। इसका मतलब इसकी आवृत्ति कितनी हो गई? इसकी आवृत्ति हो गई, मतलब ये अपने पथ को कितनी बार 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 दोहरा रही है, वह कितनी बार ऊपर और नीचे जा रही है। अगर मैं बात करूं, अगर ऐसा है तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी बात को अपन क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और अब मुझे आशा है कि आप लोग आराम से चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आप प्लीज़ आज कमेंट के ऊपर फोकस मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप कमेंट पर बार बार फोकस करोगे, आप कमेंट लिखने की कोशिश करोगे, मेरे पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है कि मैं आपके कमेंट को पढ़ पाऊँ। तो प्लीज़ 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 आप आज कमेंट पर 1% भी फोकस ना करें। आपकी नज़रें केवल और केवल बोर्ड पर होनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएगी।
चलो अब अपन आगे चलते हैं। मैं आपको अगले शब्द पे ले चलता हूँ जिसका नाम क्या है, गुणता। देखिएगा कल हम लोगों ने कई प्रकार की चीज़ें पढ़ी थी। जैसे मैंने कल आपको तीव्रता पढ़ाया था। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तीव्रता। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तारत्व। और आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ेंगे गुणता। आज अपन क्या पढ़ेंगे, गुणता। देखो तीव्रता क्या होती है, तीव्रता क्या होती है मैंने कल आपको बताया था। चलो मैं एक बार आपका क्विक रिवीजन करा देता हूँ ताकि आप लोग मुझसे जुड़ पाओ कि वास्तव में ध्वनि के गुण क्या होते हैं। एक बार गौर करना कि जब कोई तरंग जितनी ऊंची ऊंची मीनारें बनाती है, देखो जितनी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बनती है, आपको याद होगा कि कल मैंने कुछ इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दिखाया था। मैंने कल कुछ इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दिखाया था। मैंने कल इस प्रकार से आपको डायग्राम दिखाया था। एक डायग्राम तो ऐसे है और एक डायग्राम देखो ये ऐसे बना हुआ है। एक डायग्राम मेरे पास क्या है, ऐसे बना हुआ है। अब एक बार आप देखोगे ना तो इसमें देखो गगनचुंबी इमारतें बड़ी बड़ी बन रही है। इसमें देखो गगनचुंबी इमारतें क्या है, बड़ी बड़ी बन रही है। जहाँ भी गगनचुंबी इमारतें बड़ी बड़ी बनती हैं, ये जो इमारतें यहाँ पर अगर बड़ी बड़ी बनती है तो वहाँ पर जो आवाज़ होती है वो आवाज़ कैसे निकलती है, तेज निकलती है। आवाज़ कैसे होती है, तेज। जहाँ पर गगनचुंबी इमारतें कम होती है वहाँ की आवाज़ क्या होती है, धीमी होती है। वहाँ की आवाज़ क्या होती है साथियों, धीमी होती है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि आवाज़ अगर तेज होगी तो ये आयाम उतना ही ज़्यादा होगा। आयाम क्या होगा, उतना ज़्यादा। या देखो इसको अपन क्या बोलते हैं, आयाम। मतलब अगर आवाज़ जितनी ज़्यादा तेज होगी आयाम उतना ही ज़्यादा होगा। अब मैंने आपको कल बताया था कि तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। तीव्रता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर। अगर आयाम ज़्यादा होगा तो तीव्रता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आयाम ज़्यादा होगा तो तीव्रता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर तारत्व ज़्यादा होगा, देखो अपन तारत्व की बाद में करेंगे बात। चलो तीव्रता अगर ज़्यादा होगी तो आयाम क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर तीव्रता कम होगी तो आयाम क्या होगा, कम होगा। आयाम अगर कम होगा तो आवाज़ कैसी आएगी, धीमी आएगी। ये अपन लोगों ने बात करी थी। अब मैं इसके अलावा अगर आपको बताऊं, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, एक बार गौर करना आप। देखो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कल क्या बताया था, मैंने आपको बताया था क्या, तारत्व। तारत्व क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास कोई तरंग है, अगर वो तरंग कितने पास पास में बन रही है, मतलब उनकी आवृत्ति कितनी है। देखो अगर मैं बात करूँ ये यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये तरंग देखो इस तरंग में कितने कंपन हो रहे हैं, 1 2 और ये 3। इस तरंग में 3 कंपन हो रहे हैं। जो मैंने हरी लाइन से आपको दिखाया है उसमें कंपन केवल 3 ही है। कितने कंपन है, केवल 3 कंपन है। लेकिन गौर करना आप, लेकिन इसमें देखना आप 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने हो गए, लगभग 6 हो गए। अगर मैं इसको ऐसे और कर दूं तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 1 सेकंड में 7 बार कंपन करती है ऊपर वाली, जबकि नीचे वाली कितनी बार कंपन कर रही है, नीचे वाली केवल 3 ही बार कंपन कर रही है। इसका मतलब मुझे पता चला कि जो काले वाली लाइन है इसकी आवृत्ति क्या है, ज़्यादा है। इसकी आवृत्ति क्या है बताओ, इसकी आवृत्ति क्या है, ज़्यादा है। अगर आवृत्ति ज़्यादा होती है तो आवाज़ क्या होती है, पतली होती है। आवाज़ क्या होती है, पतली होती है। अगर आवृत्ति कम होती है तो आवाज़ क्या होती है, मोटी होती है। आवाज़ क्या होती है बताओ, मोटी होती है। इसका मतलब आवाज़ का पतली या मोटी होना ध्वनि का कौन सा गुण बताता है, ध्वनि का वह गुण कौन सा होता है, वह गुण तारत्व होता है। जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी तारत्व उतना ज़्यादा होगा और आवाज़ उतनी ही पतली होगी। अब अपन बात करते हैं किसके ऊपर, गुणता पर। तो अगली स्लाइड पर अपन बढ़ते हैं, गुणता। अगली स्लाइड की अपन बात करते हैं, गुणता। ये गुणता क्या होती है आप समझने की कोशिश करना कि गुणता क्या होती है। देखो गुणता ध्वनि का एक ऐसा गुण होता है, गुणता ध्वनि का एक ऐसा गुण होता है जिसमें सपोज करना कि बहुत सारे वाद्य यंत्र या फिर बहुत सारे उपकरण एक साथ बज रहे हैं। जैसे सपोज करो कि हम लोग जब जगराता करते हैं या फिर हम लोग जागरण करवाते हैं अपने घर में, तो आपको पता होगा कि जब वो भजन मंडली अपने घर में आती है अपना भजन गान करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि जो भजन मंडली होती है वो अपने साथ में हारमोनियम भी लेके आती है, वो अपने साथ ढोलक भी लेके आती है, वो अपने साथ में मंजीरा भी लेके आती है, वो और प्रकार के वाद्य यंत्र भी अपने साथ में लेकर के आती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब वो बजते हैं तो उनकी जो आवृत्ति होती है, कहने का मतलब क्या होता है, उनकी जो आवृत्ति, गुणता क्या होती है, गुणता वो होती है इस चीज़ में क्या होता है, गुणता के अंदर, गुणता में क्या होता है, एक ऐसी आवाज़ होती है, मतलब बहुत सारी आवाज़ें आपस में बजती रहती है, लेकिन क्या होता है कि उन सब आवाज़ों की आवृत्ति
उनकी आवर्ती, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि उनका तारत्व और तीव्रता और क्या होती है, समान होती है। जिनका तारत्व और तीव्रता समान होती है, या फिर अपन ये से कह सकते हैं कि जिनका आयाम और आवर्ती अगर समान है, अगर उसके बावजूद भी हम उसकी ध्वनि में अंतर कर पाते हैं, तो वो क्या गुण कहलाएगा, वो कहलाएगा अपने पास क्या, वो गुण कहलाएगा मेरे पास गुणता। तो मैं एक बार आपको इसकी परिभाषा तो लिखा देता हूँ। आयाम व आवर्ती के एक समान होने के बावजूद भी विभिन्न वाद्य यंत्रों में अंतर स्पष्ट होना। विभिन्न वाद्य यंत्रों में अंतर स्पष्ट होना क्या कहलाता है, गुणता कहलाता है। चलो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार ऐसा मानिएगा, आप सपोज करो कि आप, या फिर आप ऐसे मानिएगा कि आपका कोई दोस्त है, वो आपके साथ कहीं 10वीं क्लास में या फिर कहीं 12वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, और आज आप कंपटीशन की लाइन में आ गए हो, आज आप यहाँ पे आकर पढ़ रहे हो। अब सपोज करो कि आपको अचानक, या फिर आप ऐसे मानो कि आप आईएएस बन गए हो, या फिर आप ऐसे मानो कि आप ग्राम विकास अधिकारी बन गए हो, या फिर ऐसे मानो कि आप पटवारी बन चुके हो, या फिर ऐसा मानो आप राजस्थान पुलिस के अंदर नौकरी ले लिए हो, या फिर ऐसा मानो कि आपने कोई सेंटर की कोई नौकरी निकाल ली हो। कोई भी अपन बात करते थे, कोई भी एग्जाम आपने निकाल लिया है और आप अब एक गवर्नमेंट सेवा के अंदर कार्यरत हो। अब क्या होता है, अचानक आपके दोस्त का कोई फ़ोन आता है, उसको पता चलता है कि फलाने ने क्या है, एक गवर्नमेंट जॉब निकाल लिया है। अब वो क्या करेगा, आपको फ़ोन करेगा। जब कई सालों के बाद जब आपका दोस्त फ़ोन करता है, तो वो आपको पहले फ़ोन में क्या कहेगा, वो आपको ये कहेगा कि यार भाई मुझे जान गया क्या, यार भाई मुझे जान गया क्या। आप क्या कहोगे, आप कहोगे हाँ भाई जान गया। जबकि वास्तविकता क्या होती है, अभी आपने उनको जाना नहीं है, क्योंकि 10 साल हो गए, आप उसके साथ अब नहीं रह रहे हो, तो आप उसको नहीं जान पाओगे। लेकिन जैसे जैसे आप लंबी बातों को करोगे, तो आप उनकी आवाज़ को पहचान पाओगे। आपको पता चल जाएगा कि फलाना मुकेश बोल रहा है, रमेश बोल रहा है, स्वाति बोल रही है, डिम्पल बोल रही है, कौन बोल रहा है। आप आराम से पहचान पाओगे, क्योंकि आपने उसकी आवाज़ को पहले सुन रखा है। इसका मतलब अगर आप उसकी आवाज़ को अगर पहले सुन रखा है आपने, और उनकी आवाज़ को अगर आप पहचान लेते हो बिना उसका नाम बताए, अगर वो नाम बता देगा तो अपन अंदाज़ा लगा लोगे कि हाँ फलाना बोल रहा है। लेकिन आप क्या करते हो, आप उनको बताते हो कि हाँ भाई मैं आपको जान गया हूँ। फिर वो आपको बोलता है कि भाई बताओ कौन बोल रहा हो। तो फिर अपन क्या करते हैं, बातों को घुमाते हैं, और अपन चाहते हैं कि अपन थोड़ी लंबी बातें करें। जब आप लंबी बातें करते हो तो उनकी बातों से अपन को लग जाता है कि फलाना आदमी कौन बोल रहा है। तो ये जो गुण होता है ध्वनि का, ये गुण क्या कहलाता है, गुणता कहलाता है। इसका मतलब अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या हो जाएगा, ढोलक, हारमोनियम, मंजीरा की आवर्ती व आयाम एक समान होने के बावजूद भी उनमें अंतर स्पष्ट होना, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा गुणता का एग्जाम्पल। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, ये आपको तीनों के तीनों गुण ध्वनि के समझ में आए होंगे। मैंने आपको सबसे पहले कौन सा गुण बताया था, मैंने आपको सबसे पहले ध्वनि का गुण तीव्रता बताया था, फिर हम लोगों ने तारतम्य पढ़ा था, और आज अपने पास लास्ट गुण था जिसका नाम क्या था, गुणता। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में तीव्रता का मात्रक भी बताया था। तीव्रता का मात्रक मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको तीव्रता का मात्रक बताया था डेसिबल। उसके अलावा मैंने आपको उसका अन्य मात्रक भी बताया था जिसका नाम था माइक्रोवाट बट्टा मीटर स्क्वायर। ये आपको अपने मेमोरी के अंदर, अपनी मेमोरी में इन बातों को सेव रखना है। अब देखो अपन आगे चलते हैं, अपन और चीज़ें सीखते हैं। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे ध्वनि की घटनाएं।
क्या पढ़ेंगे अपन? अब अपन पढ़ेंगे ध्वनि की घटनाएं। अब ध्वनि की घटनाओं में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक नंबर पे क्या है? देखो एक नंबर पे मेरे पास क्या है? ध्वनि का परावर्तन। एक नंबर पे मेरे पास क्या है? ध्वनि का परावर्तन। ये ध्वनि का परावर्तन क्या होता है एक बार समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम आवाज़ बोलते हैं, हमारे मुख से जब आवाज़ जाती है आगे की ओर ट्रेवल करती है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब अपन बोलते हैं तो अपनी आवाज़ होती है वो किसी अवरोधक के से टकरा करके वापस आ जाती है। जब कोई भी अपनी आवाज़ अवरोधक से टकरा करके वापस आ जाएगी तो अपन उसको क्या बोलेंगे? ध्वनि का परावर्तन बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा अपन क्या लिखेंगे वो एक बार समझना एक बार आप। जब ध्वनि तरंग किसी अवरोधक से टकरा करके किसी अवरोधक से टकरा करके किसी अवरोधक से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, लौट जाती है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को अपन क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। अब एक बार मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, एक बार गौर करना आप लोग। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि ध्वनि का परावर्तन अपन ने देख तो लिया, अपन ने इसकी परिभाषा, हम लोगों ने इनकी क्या देख ली है? हम लोगों ने इसकी परिभाषा तो देख ली। अगर मैं आपको अलग से बताना चाहूँ, एक बार गौर करना आप। जब हम लोग सपोज करो कि ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है अवरोधक। सपोज करना कि ये मेरे पास क्या है? अवरोधक है। ये मेरे पास क्या है? अवरोधक है। अब एक बार गौर करना आप। सपोज करो कि यहां पर कोई साउंड लगा हुआ है। यहां पर क्या लगा हुआ है? यहां पर कोई साउंड लगा हुआ है और आपको पता होगा इसकी आवाज़ क्या करती है? ऐसे जाएगी। इसकी आवाज़ क्या करेगी बताओ? ऐसे जाएगी। ऐसे तो जाएगी। अब एक बार गौर करना, जब ये आवाज़ ऐसे निकलती है तो आपको पता होगा कि ये सपोज करो कि आवाज़ यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक जाती है। ये आवाज़ यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक जाती है। जब आवाज़ अपनी वापस टकरा करके वापस अपन को सुनाई देती है तो अपन क्या कहेंगे? आवाज़ अपन को वापस सुनाई दे रही है। इसका मतलब ध्वनि का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है एक बार गौर करना आप। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो पहला एग्जाम्पल क्या होता है? कुएं में झांक कर आवाज़ लगाना। जब आप कुएं में झांक करके आवाज़ लगाओगे तो वहाँ पर क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन होता है। अगर मैं 2 नंबर के एग्जाम्पल की बात करूँ तो 2 नंबर का एग्जाम्पल क्या है? आपने कभी न कभी जीवन में एक नाम सुना होगा, स्टेथोस्कोप। क्या नाम सुना है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो होता है जिससे अपन हृदय की धड़कन, मतलब हृदय धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, इसका अपन अनुमान किसके लगाते हैं? स्टेथोस्कोप से लगाते हैं। स्टेथोस्कोप किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर ही कार्य करता है। अपन को अपनी हृदय की धड़कनें परावर्तित होती हुई सुनाई देती है, तो स्टेथोस्कोप किसके पर काम करता है? इसी सिद्धांत पर काम करता है। अगर मैं अगली बात की बात करूँ तो एक आपने नाम सुना होगा, प्रतिध्वनि, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इको। जब अपन एक कमरे में बंद रहते हैं, जब अपनी आवाज़ बार बार अपन को टकरा करके सुनाई देती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। अब एक बार गौर सुनना आप। इस इको के लिए कुछ सिचुएशंस है, कुछ शर्त है इसके लिए। इसके लिए शर्त क्या है? गौर करना आप। इसके लिए शर्त यह है कि जो स्रोत होता है इसको अपन तो क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं स्रोत, और इसको अपन क्या बोलते हैं? अवरोधक। इसको अपन क्या बोलते हैं? अवरोधक।
देखो इसकी कंडीशंस क्या है प्रतिध्वनि की, आपको इको कब सुनाई देती है? जैसे मैं आपको कमरे में बैठ करके आपको कमरे में खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये कमरा गूंज नहीं रहा है, इसका मतलब ये कमरा प्रतिध्वनित नहीं हो रहा है, ये कमरा बार बार ध्वनित नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी इको टाइप की सिचुएशन अपन को नहीं हो रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी लोग से फ़ोन पर बात करते हैं, जब हम किसी से भी फ़ोन पर बात करते हैं, अगर मान लो कि वो टॉयलेट में या फिर बाथरूम में जाता है बात करते करते, तो आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जैसे ही वो बाथरूम या टॉयलेट को बंद कर देता है, तो जब अपन को फ़ोन पर बात करता है तो हमें पता चल जाता है कि वो किसी न किसी कमरे में बंद है। फिर अपन को बोलते हैं कि यार भाई तेरी आवाज़ गूंज रही है, तो कम से कम कमरे से बाहर आ जाता ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन पाए। तो ये जो स्थिति पैदा होती है ये क्यों होती है? मतलब इसकी शर्त क्या है प्रतिध्वनि के लिए? जैसे आपने देखा होगा कि हर बार ये ऐसा नहीं होता है, तो हर बार जब नहीं होता इसका मतलब इसके साथ कोई ना कोई शर्त जुड़ी हुई है। इसकी शर्त क्या होती है? इसकी शर्त ये होती है कि जो ध्वनि स्रोत होता है, ध्वनि स्रोत होता है जो अवरोधक होता है, उसके बीच की डिस्टेंस कम से कम कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। इनके बीच की डिस्टेंस कम से कम कितने मीटर की होनी चाहिए? 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। अब ये तो इसकी पहली कंडीशन है, ये तो इसकी पहली कंडीशन है कि इसके बीच की डिस्टेंस कम से कम कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं, आपको पता होगा कि जब कोई भी अपन आवाज़ बोलती है तो वो बार बार क्या होती है? गूंजती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो पहले वाली ध्वनि है वो अपने कानों में इसका प्रभाव कितने समय तक रहेगा? इसका मतलब वो अपने कानों में रहेगा 0.1 सेकंड तक। कितने सेकंड तक रहेगा? 0.1 सेकंड तक उसके कानों में अपना प्रभाव रहेगा। उसके बाद वो अगली सुनाई देगी अपन को। इसका मतलब अपने कानों में इनका प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? 0.1 सेकंड तक। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि 1/10 सेकंड तक। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1/10 सेकंड तक। तो ये अपने पास क्या हो गया? ध्वनि का परावर्तन हो गया। और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलो अब अपन चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब अपन बात करते हैं ध्वनि का अपवर्तन। देखो अब अपन बात करते हैं किसका? ध्वनि का अपवर्तन। देखो ध्वनि का अपवर्तन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? इसकी परिभाषा लिखते हैं। जब कोई ध्वनि तरंग जब कोई ध्वनि तरंग जब कोई ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। देखो ये सारी की सारी चीज़ें अब हम लोगों ने प्रकाश में भी पढ़ा था, हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था, हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, हम इसके अंदर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके एग्जाम्पल कुछ अलग होते हैं, वो आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। जब कोई ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि के वेग में परिवर्तन आ जाता है। ध्वनि के वेग में परिवर्तन आ जाता है। ध्वनि के वेग में क्या जाता है? परिवर्तन आ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को ध्वनि का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ आप समझने की कोशिश करना, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आएगी। एक बार आप गौर करिएगा। अब अगर मैं बात करूँ इसकी परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा मैंने आपको लिख दी है ऊपर, आपको चीज़ें समझ आई होगी। देखो यहाँ पर अगर मैं इसके अगले पॉइंट की बात करूँ तो इसका अगला पॉइंट क्या कहता है वो आप सुनना एक बार आप। मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल की। इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या होता है? इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि जब जब अपन दिन के समय कोई भी मोटरसाइकिल, कोई भी गाड़ी, कोई भी अपन साधन चलाते हैं,
तो उनकी आवाज़ अपन को परेशान नहीं करती है। लेकिन सपोज करो कि वैसा का वैसा ही आवाज़ अगर वैसी की वैसी सायरन मारती हुई कोई मोटरसाइकिल अपने घर के सामने से निकलती है रात के समय, तो अपन क्या करते हैं, जाग जाते हैं, हमें उनका सायरन परेशान करता है। इसका मतलब क्या होता है कि दिन के समय वायुमंडल में आर्द्रता नहीं रहती है। दिन के समय वायुमंडल में क्या नहीं रहती है, आर्द्रता नहीं रहती है। इसका मतलब दिन के समय वायु में केवल सूखापन रहता है, और जैसे जैसे रात होती है तो वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, और आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे हमें वो और अधिक तीव्रता से सुनाई देती है, और हमें वो चीज़ें क्या करती है, परेशान करती है। तो अपन ये लिख सकते हैं, दिन व रात के समय, दिन व रात के समय ध्वनि का अलग अलग सुनाई पड़ना, ध्वनि का अलग अलग ध्वनि का अलग अलग सुनाई पड़ना। ये मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ, ध्वनि का क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा ध्वनि का अपवर्तन। देखो अब अपन क्या पढ़ते हैं, अब अपन आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं इसके बाद में मेरे पास, देखो ये मेरे पास हो गया। अब मैं अगले ऊपर चलता हूं। अब मेरे पास है ध्वनि का विवर्तन। अब मेरे पास क्या है, ध्वनि का विवर्तन। मेरे पास क्या है, ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि का विवर्तन क्या होता है, एक बार समझने की कोशिश करना। आपको याद होगा मैंने आपको प्रकाश वाले चैप्टर में भी बताया था। प्रकाश वाले चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई प्रकाश किसी अवरोधक से टकराती है, जब कोई प्रकाश की तरंग किसी अवरोधक से टकराती है, अगर वो अवरोधक छोटा है तो प्रकाश किनारों से मुड़ करके अंदर आ जाता है और उसकी अवरोधक की स्पष्ट छाया नहीं बन पाती है। एज इट इज इसमें भी होता है, ध्वनि के विवर्तन में भी होता है। ध्वनि के विवर्तन में देखो कैसे होता है, एक बार मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज करना कि ये मेरे पास क्या है, एक अवरोधक है। ये मेरे पास क्या है, एक अवरोधक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, एक स्पीकर लगा हुआ है। यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, एक स्पीकर लगा हुआ है। अब एक बार समझने की कोशिश करना कि यहाँ से साउंड इससे जाएगा आगे, साउंड ऐसे निकलेगा यहाँ से। अब देखो जैसे निकलेगा, अगर मान लो कि ये अवरोधक छोटा है, अगर ये अवरोधक छोटा है, अगर ये अवरोधक अगर छोटा है, अगर ये अवरोधक क्या है, अगर ये अवरोधक छोटा है, तो जो आवाज़ होगी ना, वो आवाज़ इधर आ जाएगी, वो आवाज़ इधर पहुँच जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि ये अवरोधक है और यहाँ पे ध्वनि स्रोत है, अगर मैं बोलूँगा तो मेरी आवाज़ इस अवरोधक से टकरा करके उधर आ जाएगी। इसका मतलब अगर मान लो कि ये मार्कर है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, सपोज करना है बार आप, ये मार्कर है और मेरी आवाज़ मेरे मुंह से निकल रही है, इसका मतलब मेरा मुंह तो क्या हो गया, ध्वनि स्रोत हो गया, सामने क्या आ गया, अवरोधक हो गया। अब आपने अच्छे लेवल से ऑब्जर्व किया होगा कि जब मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज़ सामने वाले बंदे को सुन जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, मेरी जो आवाज़ है वो क्या करेगी, इससे मतलब इसके किनारे से मुड़ करके अंदर की ओर चली जाएगी और उसको आराम से सुन जाएगी। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए आप, मैं अगर अगर ऐसा बोलूं, अगर मैं मेरे सामने अगर कोई ऐसा दीवार खींच दूं, अगर मैं मेरे सामने या फिर मैं एकदम से दीवार खींच दूं, ऊपर और नीचे कोई भी स्पेस ना छोड़ूं, तो मेरी आवाज़ बगल वाले कमरे में नहीं जाएगी। अगर मैं तेज बोलूँगा तो जा सकती है, अगर मैं इसी आवाज़ को बोलूँगा तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ उनको ना सुनाई दे। इसका मतलब क्या होता है कि जब ये अवरोधक छोटा होता है, जब ये अवरोधक छोटा होता है कि तो ध्वनि क्या करती है, किनारों से मुड़ करके अंदर की ओर चली जाती है। जो ध्वनि अंदर की ओर चली जाती है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी कोई श्रोता रहेगा, जो भी यहाँ पे कोई श्रोता रहेगा, उनको क्या करेगा, मेरी आवाज़ आराम से सुन जाएगी और वो आराम से मेरी आवाज़ को सुन पाएगा। इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, जब कोई ध्वनि तरंग के सामने छोटा सा अवरोधक आ जाता है, छोटा सा अवरोधक आ जाता है, छोटा सा अवरोधक आ जाता है, तो ध्वनि तरंग किनारों से मुड़कर
किनारे से मुड़कर अंदर चली जाती है, किनारे से मुड़कर अंदर चली जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। इस घटना को ध्वनि का क्या कहते हैं? इस घटना को ध्वनि का क्या कहते हैं? इस घटना को अपन ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। इस घटना को अपन क्या कहते हैं साथियों? इस घटना को अपन ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। और उम्मीद करता हूँ साथियों ये आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज़ का जाना, एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज़ का जाना। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूँ तो मैं एग्जाम्पल ऊपर लिख देता हूँ। इसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ। एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज़ जाना किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? विवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। अब मेरे पास देखो ये अपवर्तन भी हो गया और विवर्तन भी हो गया। अब अपन आगे चलते हैं। अगर मैं आगे चलूँगा तो मेरे पास अगली घटना का नाम है ध्वनि का व्यतिकरण। अगली घटना मेरे पास क्या है? ध्वनि का व्यतिकरण। अब ध्वनि का व्यतिकरण मैंने आपको परिभाषा बताई थी, जो परिभाषा मैंने आपको प्रकाश वाले चैप्टर में बताई थी वो की वही परिभाषा आपको यहाँ पे लिखनी है। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जब कोई दो समान प्रकाश तरंग एक ही दिशा में समान कला में मिलती है तो वह अध्यारोपित हो जाती है। इसके विपरीत जब वो विपरीत कला में मिलती है तो वो क्या होती है? मतलब कहने का मतलब अध्यारोपित होती है, लेकिन जब वो समान कला में मिलती है ना तो उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। लेकिन जब वो विपरीत कला में मिलती है तो उनकी तीव्रता क्या होती है? घट जाती है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। तो मैं एक बार इसकी परिभाषा को रिपीट नहीं करूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जो परिभाषा है ना आप वो प्रकाश वाले चैप्टर से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके सीधे एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। समझने की कोशिश करना, आपको सब कुछ समझ आएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? सपोज करो कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और बगल में मेरा दोस्त भी खड़ा हुआ है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, बगल में मेरा दोस्त खड़ा हुआ है। अगर मान लो कि बगल में मेरा दोस्त खड़ा हुआ है और हम दोनों आपको कुछ बातें बता रहे हैं, वो मेरा दोस्त भी आपको कुछ बातें बता रहा है, मैं भी आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। सपोज करना कि मैं कुछ अलग बात बोल रहा हूँ, वो कुछ अलग बात बोल रहा है, मैं कुछ अलग बात बोल रहा हूँ, वो कुछ अलग बात बोल रहा है। ना तो आप उसकी सुन पाओगे ना मेरी सुन पाओगे। कहने का मतलब जो वो ध्वनि वो बोल रहा है वो कुछ अलग बोल रहा है और मैं कुछ अलग बोल रहा हूं, तो ना तो आप उनकी सुन पाओगे ना आप मेरी सुन पाओगे। इसका मतलब क्या होता है कि जब दो कोई तरंगे समान कला में जाती हैं, मतलब आप हम दोनों को ही सुन रहे हो, समान कला में जाती है, तो उनकी परिणामी तीव्रता जब वो विपरीत कला में मिलते हैं, कहने का मतलब मेरा दोस्त है वो कोई और बात बोल रहा है और मैं कोई और बात बोल रहा हूँ, तो कहने का मतलब आप हमारी बातों को सुन नहीं पाओगे। आप कहोगे कि आप में से कोई एक बोल दो, पहले हम आपकी आवाज़ को सुन लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आप दोनों की बातों को एक साथ नहीं सुन पाते हो, इससे क्या होता है उनकी परिणामी तीव्रता घट जाती है और अपन चीज़ों को सुन नहीं पाते हैं। तो ये एग्जाम्पल मेरे पास हो गया, समझ गए आप? इसका मतलब आपको समझ आया होगा। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग घरों में जागरण करवाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो भजन गाने वाला होता है, जब वो कुछ भी गाता है, जो अगर मान लो कि वो कुछ भी गा रहा है, अगर मैं बात करूं जैसे कोई भी अपने पास भजन मंडली है, आपको पता होगा कि भजन मंडली में कई लोग होते हैं। भजन मंडली में क्या होते हैं? कई लोग होते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि अगर वो लोग उनको गाएंगे, कोई भी भजन कोई भी गाना गा रहे हैं, अगर गुनगुना रहे हैं, सपोज करना कि ये कोई अलग गाना गा रहा है, ये कोई अलग गाना गा रहा है, ये कोई अलग बोल रहा है, ये कोई अलग बोल रहा है, कहने का मतलब आप किसी का भी स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाओगे ना। इसका मतलब क्या होता है? उसकी परिणामी तीव्रता घट जाती है। लेकिन इसके विपरीत देखना है एक बार आप इन चीज़ों के विपरीत देखना है। आप इन चीज़ों के विपरीत अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा अगर आप देखोगे
देखो अगर आप देखोगे, अगर मान लो कि एक भजन गा रहे हैं वो, और उस भजन को सब लोग एक साथ गा रहे हैं, अगर उन भजन को सब लोग एक साथ गा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही होगा कि उनकी परिणामी तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है, और हमको उनकी बोले हुआ सुनाई देगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, व्यतिकरण हो जाएगा। चलो आप एग्जाम्पल लिख लेना, यहाँ इतना कुछ खास नहीं है, अपन आगे बढ़ते हैं सीधा, अपन सीधा आगे बढ़ते हैं, आप देख लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे वाला। ध्वनि का अनुरणन, ध्वनि का अनुरणन। अब ध्वनि का अनुरणन क्या होता है, देखो एक बार आप मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना, आप वीडियो को पॉज करके बाद में लिख लेना, ठीक है। मैं समय का अभाव के चलते ऐसा कर रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो अनुरणन क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिवर्बेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्बेशन बोलते हैं। अगर एक बार गौर करना, आप सपोज करो कि आप एक कमरे में बैठे हो, और आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कमरे में बोलते हैं और हमारा कमरा गूंजने लगता है, हमारा क्या करने लगता है, कमरा गूंजने लगता है। इसका मतलब अपन को जब एक ही आवाज़ बार बार सुनाई देती है, जब अपन को एक ही आवाज़ बार बार सुनाई देती है, इसका मतलब क्या होता है, जब कमरा गूंजता है तो उस घटना को अपन क्या बोलते हैं, अनुरणन बोलते हैं। उस घटना को अपन क्या बोलते हैं, अनुरणन बोलते हैं। इसका मतलब अनुरणन क्या होता है कि जब एक बंद कमरे में किसी ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है, तो उस ध्वनि की जब बार बार कंपन करने से उसी ध्वनि की बार बार सुनाई देने की घटना को अपन क्या बोलते हैं, ध्वनि का अनुरणन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ध्वनि का अनुरणन काल कितना होता है, मतलब अपन को ध्वनि जो सुनती है उसका अनुरणन काल होता कितना है, उसका अनुरणन काल कितना होता है, ये आपको बताना है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, देखो अगर कोई आपसे पूछ ले गुंजनहीन कमरे का अनुरणन काल, देखो गुंजनहीन कमरे का अनुरणन काल आपसे पूछ ले तो क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है साथियों, 0 होता है। कितना होता है साथियों, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। लेकिन कोई आपसे गुंजायमान कमरे का अनुरणन काल अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या होता है, मेरे पास होता है 0.8 सेकंड। इसका मतलब क्या होता है कि उस कमरे को गूंजने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है, मतलब 0.8 सेकंड के बाद अपन को बार बार वो आवाज़ सुनाई देती है, गूंजती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अनुरणन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुरणन काल। ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको अगली घटना बताता हूँ। अगली घटना मेरे पास क्या है, अगली घटना मेरे पास क्या है, ध्वनि का अनुनाद। अनुनाद क्या होती है, देखो अनुनाद क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा। अनुनाद के बारे में आपको बताता हूँ। देखो सपोज करो कि आप घर के सामने, आपके घर के सामने से एक डीजे जा रहा है और आप एक टेबल पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो। आप ऐसे समझिएगा इसको, सपोज करो कि एक टेबल है और आपके घर के सामने से एक डीजे जा रहा है। क्या जा रहा है, एक डीजे जा रहा है। धूम धड़ाम से क्या हो रहा है, आपके घर के सामने से एक डीजे जा रहा है और आप यहाँ पर बैठे बैठे पढ़ रहे हो। ये आप यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो इस प्रकार से। अब देखना आपकी टेबल के ऊपर यहाँ पर एक चाय का गिलास पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, चाय का गिलास पड़ा हुआ है। अब होता क्या है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब ये डीजे आपके घर के सामने से जाता है ना, तो आपका घर क्या होता है, कंपन करने लगता है। आपका घर क्या होता है, कंपन करने लगता है। जब आपका घर कंपन करेगा तो ये जो आप जिस टेबल पर बैठे हो, आप जिस पर बैठे हो वो तो कंपन चलो करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन आप जिसके ऊपर अपने हाथ रख करके अपनी किताबों को रखते हो वो भी क्या करेगा, कंपन करने लग जाएगा। जब कंपन करेगा तो आपको पता होगा कि जो गिलास है, ये गिलास क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अब आपको समझ नहीं आएगा कि ये गिलास नीचे गिरा कैसे है, आपको समझ नहीं आएगा कि ये गिलास गिरा कैसे है। अब अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होती है तो आप इसकी धारणाएं कैसी भी बना सकते हैं। आप ये कहने लग जाओगे अरे कोई भूत भूत हो गया होगा। सपोज करो कि आप रात को 12 बजे 1 बजे पढ़ रहे हो, फिर आपके दिमाग में आ गया कोई भूत तो नहीं होगा ये, जबकि वास्तव में कोई भूत भूत नहीं है। आपके घर के सामने से क्या गया था, एक डीजे गया था। उस डीजे के कंपन करने से आप भी क्या हो गए, कंपन करने लगे। आप भी क्या हो गए, कंपन करने लगे। देखो इसको अपन यूँ समझ सकते हैं, जैसे सपोज करो कि आप तैयारी कर लो टीम से जुड़े हुए हो। सपोज करो आप तैयारी कर लो टीम से जुड़े हुए हो। अब आपको पता होगा कि हम आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सिखाते हैं। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लो, गणित, रीजनिंग, साइंस, जीके भी, कोई भी, जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं तो आप अच्छी तरीके से क्या होते हैं, पढ़ते हो। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप भी क्या करोगे, आप भी चमकने लग जाओगे। इसका मतलब क्या होता है, जब हम
आपके साथ मेहनत करेंगे। हम जब कंपन करते हैं यहाँ करके, जब हम आपको पढ़ाते हैं तो आप उन चीज़ों को सीख लेते हो, तो आप भी क्या करोगे, बाद में कंपन करने लग जाती हो। इस घटना को क्या कहते हैं, अनुनाद बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बाह्य आवर्ती होती है ना, किसी भी हो जाती है, बाह्य आवर्ती जब स्वाभाविक आवर्ती के बराबर हो जाती है, जब बाह्य आवर्ती स्वाभाविक आवर्ती के बराबर हो जाती है, तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब एक शहर के अंदर जब एक पुल बना होता है, उस पुल के ऊपर से जब कई लोग गुजरते हैं, सपोज करो कि कई बार सेना की टुकड़ी को वहाँ से गुजरना पड़ सकता है। जब सेना की टुकड़ी पूरी की पूरी, आपको पता होगा टुकड़ी के अंदर कोई एक आदमी नहीं होता है, टुकड़ी के अंदर कम से कम 1000-2000 लोग होते हैं। जब सेना की टुकड़ी एक पुल को पार करती है तो उनको पुल पार करते समय एक सलाह दी जाती है। क्या सलाह दी जाती है कि आप अपने कदम ताल को एक साथ ना रखें। अगर वो पुल की कदमों को एक साथ रखेंगे तो वो पुल टूट सकता है। इसका मतलब क्या होता है, उनको सलाह दी जाती है। वो सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि उनको पता होता है, जो इंजीनियर होता है उनको पता होता है कि अगर अपने पैरों की जो आवृत्ति है, अपने पैरों की जो बाह्य आवृत्ति है, वो उसके पुल के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाएगी। अगर वो स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाएगी तो वो पुल क्या होता है, टूट सकता है। इसका मतलब उसको अपन क्या कहेंगे, अनुनाद कहेंगे। तो एग्जाम्पल अपन यूँ लिख सकते हैं, इसके अंदर अपन एग्जाम्पल यूँ लिख सकते हैं, पुल पार करते समय, कौन सा पुल, सैनिकों की टुकड़ी, सैनिकों की टुकड़ी पुल पार करते समय सलाह दी जाती है, सैनिकों की टुकड़ी को सलाह दी जाती है कि कदम ताल एक साथ ना रखें। कदम ताल क्या न रखें, एक साथ न रखें। अब एक बार गौर करना, ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने जितने भी बताए ना, ये मैंने आपको ध्वनि की घटनाएं बताई है। क्या बताई है मैंने आपको ध्वनि की घटनाएं बताई है। अब देखो इस चैप्टर के अंदर अपने पास कुछ भी नहीं बचा है, इस चैप्टर में अपने पास अब कुछ भी नहीं बचा है। जो अधिकतर चीज़ें थी जो अपने पेपर में आने वाली थी मैंने आपको बताया था। अब देखो आपका कुछ होमवर्क बचा हुआ है, वो होमवर्क अगर मैं आपको यहाँ भी कराऊंगा ना, कोई मतलब नहीं है। अब उसमें चीज़ें समझने वाली नहीं हैं, चीज़ें समझने वाली अपने कर ली है। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको रटनी पड़ती है, जो चीज़ें क्या होती है आपको रटनी पड़ती है। अगर मैं यहाँ आपको लिखवाऊंगा तो भी वही बात है, अगर आप पढ़ोगे अपने से तो भी वही बात है। तो आपको क्या पढ़ना है, आपके पेपर में आएगा कि जो ध्वनि स्तर होता है, मनुष्य का जो मानक ध्वनि स्तर होता है वो कितना होता है। देखो WHO ने एक ध्वनि का मानक स्तर बना रखा है, ध्वनि का एक मानक स्तर बना रखा है, मतलब ध्वनि का एक मानक स्तर बना रखा है। वो कितना है, ध्वनि का मानक स्तर है 75 डेसिबल। कितना है बताओ, 75 डेसिबल। ये ध्वनि का मानक स्तर है, कौन डिसाइड कर रखा है, कौन डिसाइड कर रखा है, WHO। अब मैं आपको और बताता हूँ, 15 से 20 डेसिबल की ध्वनि, 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि, 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जो अपने पास होती है वो क्या होती है, 20 से ये वाली होती है फुसफुसाहट वाली। आपको रात को 12 बजने के बाद जो बातें करते हो ना आप, तो वो कौन सी होती है, वो फुसफुसाहट वाली होती है। आपके बगल वाले को पता नहीं चलता है कि फुसफुसाहट करी है कि नहीं करी है। इसका मतलब जब आप रात भर बातें करते हो फ़ोन पर तो वो कौन सी आवाज़ में करते हो, फुसफुसाहट वाली में। उसकी आवृत्ति कितनी होती है, 15 से 20। अगर मैं बात करूँ 30 से 40 वाली कौन सी होती है, सामान्य बातचीत। 30 से 40 वाली कौन सी होती है, सामान्य बातचीत। अगर मैं और बात करूं 50 से 60 वाली कौन सी होती है, 50 से 60 वाली होती है जोर से बातचीत। कौन सी होती है बताओ, जोर से बातचीत। अगर मैं बात करूं एम्बुलेंस का जो सायरन होता है, जो बुलेट गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल होती है, उसमें कितना होता है, उसकी जो होती है वो 110 से 120 होती है। कितनी होती है, 110 से 120। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो खास बात क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अपनी कानों की जो सुनने की शक्ति है वो अपन इतनी को आराम से सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, 130 डेसिबल। लेकिन अगर अपन इससे ऊपर की सुनेंगे तो अपने कान फट सकते हैं, अपने कान का पर्दा फट सकता है। तो अपने कान को सुग्राह्य कितना है, 130 डेसिबल। इसका मतलब आपको पता चला होगा ये सारे के सारे क्या होते हैं, फैक्चुअल डाटा होते हैं। ये आपको रटने पड़ते हैं कि कहाँ कितना होता है। तो ये चीज़ें आप अपने लेवल पर भी कर लेना,
ठीक है। और क्या चीज़ें पूछते हैं, कई बार पूछते हैं कि एल्यूमिनियम के अंदर ध्वनि का वेग कितना होता है, लोहे के अंदर ध्वनि का वेग कितना होता है, वायु के अंदर ध्वनि का वेग कितना होता है, CO2 में ध्वनि का वेग कितना होता है, O2 में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो ये चीज़ें आप अपने लेवल पर तैयार कर लेना, मैं यहाँ बताऊँगा, समय का खर्च हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो आज के लिए बस अपन साथियों इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए मैं आपको अलविदा कहूँगा। आप अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी से पढ़ाई करना और मेहनत करना। सर्दी का समय है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। चलो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।